हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डीफॉर्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जिसका चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ाएंगे। आपका चैप्टर नंबर सेकंड जो है उसका नाम है सेल कंपोनेंट एंड इट्स फंक्शन। दोस्तों, इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है और बहुत दिनों से यानी वीडियो भी अपलोड नहीं हुई है ह्यूमन एनाटॉमी की। तो दोस्तों, आपके डीफॉर्म फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट हम प्रॉपर रूप से कंप्लीट करेंगे और प्रॉपर रूप से वीडियो भी अपलोड करेंगे और लगातार वीडियो भी आती है। आपका सोशल फार्मेसी का चैप्टर सेकंड तक कंप्लीट हो गया है। फार्माको यानी जो फार्माकोग्नोसी है उसका चैप्टर थर्ड, फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर थर्ड भी कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद आपका जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसके भी हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। तो दोस्तों, हम लगातार आप लोगों के लिए वीडियो लाएंगे और उसके बाद डीफॉर्म फर्स्ट ईयर जो है उसको भी कवर करेंगे। डीफॉर्म फर्स्ट ईयर को हमने कवर कर लिया है, यानी जो डीफॉर्म सेकेंड ईयर है उसको कवर कर लिया है। उसके बाद अब डीफॉर्म फर्स्ट ईयर की वीडियो प्रॉपर आपके लिए लाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। ऐड होने के लिए आपको 199 रुपये का पे करना होगा। उसके बाद आपको डीफॉर्म फर्स्ट ईयर के सभी हिंदी इंग्लिश मिक्स के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आपका सेल कंपोनेंट एंड इट्स फंक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज सेल, यानी सेल क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ सेल और जितना स्ट्रक्चर होगा आपको सभी हम कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे और थोड़ा थोड़ा समझाएंगे भी। तो दोस्तों, सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट होता है। यानी जो सेल होता है हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और बॉडी को वर्क करने के लिए यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है। और उसके बाद सेल हमारे जो बायोलॉजिकल यूनिट होता है, यानी क्योंकि ये सभी लिविंग सेल के अंदर पाया जाता है इसलिए इसको कहा गया कि ये बायोलॉजिकल यूनिट होता है। तो सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और उसके बाद बायोलॉजिकल यूनिट होता है। सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। दोस्तों, जिस प्रकार से मकान बनाया जाता है कोई भी, तो उसमें एक ईंट जो होती है वह सबसे छोटी इकाई होती है। तो उस ईंट को जोड़ जोड़ कर पूरा बिल्डिंग बना दिया जाता है। उसी प्रकार से सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है। यानी जब सेल को मिला मिलाकर हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है। तो हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? सेल। सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है। और उसके बाद पॉइंट लिखा है सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। यानी जिस प्रकार से कोई बिल्डिंग बनाई जाती है उसके जो ब्लॉक्स होते हैं यानी उसका जो छोटी इकाई होती है, उसी प्रकार से हमारी सेल जो होती है हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। और उसके बाद जो सेल शब्द है वह लैटिन शब्द सेला से लिया गया है। यानी एक शब्द लैटिन है जिसका नाम है सेला, वहाँ से सेल शब्द को लिया गया है और जिसका मीन्स होता है स्मॉल रूम। यानी एक सेल जो होती है वह एक स्मॉल रूम की तरह होती है। यानी जो आपका सेला शब्द है लैटिन से लिया गया, इसका मीन्स होता है स्मॉल रूम। और उसके बाद सेल की खोज किसने करी थी और कब की थी? तो दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की थी और सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। यानी जब सेल की स्टडी की जाती है तो उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। और इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी जो सेल थी। तो दोस्तों, ये आपका छोटा सा यानी इंट्रो था। सेल क्या होता है, सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट होता है और सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। तो दोस्तों, ये आपका छोटा सा इंट्रो है। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर डेफिनेशन, यानी जो आपकी सेल की प्रॉपर डेफिनेशन है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर को भी बताएंगे, यानी जो भी इसके अंदर स्ट्रक्चर होगा। फिर उसके बाद आपके सिलेबस में कंपोनेंट्स पूछे गए, यानी सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स यानी पाए जाते हैं उनके बारे में पूछा गया, उनके फंक्शन के बारे में पूछा गया है आपके सिलेबस के अंदर। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आपका चैप्टर नंबर थर्ड भी हम एनाटॉमी का स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें क्या लिखा है?
सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। जो सेल होती है यह हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है जो हमारी सभी प्रकार की लाइफ प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारी लाइफ में जो भी यानी प्रोसेस हो रही हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस हो रही हैं उसके लिए सेल रिस्पॉन्सिबल होती है। और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं। यानी जो बॉडी है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की सेल प्रेजेंट होती हैं जो अलग अलग शेप में पाई जाती हैं। यानी बहुत सी सेल पाई जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनका शेप भी अलग होता है और जिसके फंक्शन भी अलग होते हैं। बट जो सेल होती है उसके 3 मेन टाइप होते हैं। यानी जो सेल होती है उसके 3 मेन टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? यानी एक जो सेल होती है उसके अंदर जो मेन पार्ट होते हैं भाई आपके कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक होता है साइटोप्लाज्म और उसके बाद एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कहा जाता है सेल का ब्रेन। और उसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है बस सेल के अंदर भरा हुआ होता है, यानी जो द्रव यानी लिक्विड पदार्थ होता है दोस्तों वह आपका होता है साइटोप्लाज्म। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जो सेल होती है उसके आउटर कवरिंग होती है। यानी जो सेल होती है उसके चारों तरफ की जो कवरिंग होती है उसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपकी जो सेल होती है उसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, एक साइटोप्लाज्म हो गया, एक हो गया न्यूक्लियस। तो दोस्तों उसके बाद आप इतना इंट्रो पढ़ लेंगे यानी सेल क्या होता है, सेल का थोड़ा सा इंट्रो। फिर उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है सेल का। आपको हम 2 टाइप के स्ट्रक्चर दिखाएंगे। एक आपका देखिए बहुत ही अच्छा यानी प्रिंटेड यानी आपका बना हुआ स्ट्रक्चर, इसको आप देख लेंगे। उसके बाद हम आपको एक स्ट्रक्चर और दिखाएंगे जिसको देख देख कर अगर आप कॉपी पर बनाना चाहें तो अपनी कॉपी पर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम आपको सेकेंड यानी स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे। तो देखिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, सबसे जो सेल की सबसे आउटर लेयर जो है उसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके बाद इसके अंदर एक वायलेट कलर का यानी पर्पल कलर का एक यानी गोला बना हुआ है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के जो चारों तरफ यानी एक कवरिंग है उसको कहा जाता है न्यूक्लियर इनवलप। यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियस इनवलप कहा जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर यानी 2 प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो न्यूक्लियोलस पाया जाता है, देखिए अंदर की तरफ न्यूक्लियोलस पाया जाता है। और इसके अंदर क्रोमेटिन पाया जाता है। यानी क्रोमेटिन मीन्स डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो आपका इतना हो गया यानी न्यूक्लियस के बारे में हो गया। और इसके अंदर पूरी सेल के अंदर जो भी यानी आपका कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, जो भी लिक्विड प्रेजेंट होता है वह उसको क्या कहा जाता है? उसको साइटोसोल कहा जाता है, उसी को साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है। और जो आपका न्यूक्लियस बना हुआ है इसके यहाँ पर दोस्तों जो न्यूक्लियस के पड़ोस में यहाँ पर अंडरलाइन स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये वाले, तो दोस्तों ये वाला क्या है आपका? इधर वाला यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा गया? क्योंकि इस पर ब्लैक कलर के देखिए डॉटेड राइबोसोम बने हुए हैं। तो हम आगे आपको बताएंगे कि अगर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो उसको कहा जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बाद जो लेफ्ट साइड में बना हुआ है उसको देखिए कहा गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। और उसके बाद हमने आपको बताया कि यानी इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसमें ये सभी कंपोनेंट यानी प्रेजेंट होते हैं वह आपका होता है साइटोसोल। और उसके नीचे की तरफ लिखा हुआ है लाइजोसोम। यानी लाइजोसोम क्या होते हैं? इनको सोसाइडल बैग भी कहा जाता है, क्योंकि अगर हमारी सेल के अंदर यानी कोई भी यानी कंपोनेंट यानी डैमेज हो जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है या कोई भी सेल यानी डेथ हो जाती है सेल की, तो उसको ये यानी सोसाइडल बैग यानी उसको खा लेता है, तो उसको कहा जाता है लाइजोसोम। और इसी के अंदर एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर भी कहा जाता है, यानी क्योंकि ये एटीपी रिलीज करता है, इसको यानी सेल का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से इसके जो मेन कंपोनेंट हैं सेल के आपको हमने स्ट्रक्चर में बताए कि क्या क्या इसके मेन कंपोनेंट होते हैं, तो उसके बारे में हमने बताया।
फिर जो भी इसके यानी जो सेल के मेन कंपोनेंट हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बाद आपको थ्योरी बताएंगे और उनके फंक्शन बताएंगे और अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट है वह आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। यानी जो आपकी सेल की आउटर कवरिंग जो भी होती है उसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो दोस्तों सेल मेम्ब्रेन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, उसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे और उसके बाद उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे और फिर उसके जो भी कंपोनेंट्स होंगे उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में भी बात करेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, देखिए सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सिलेक्टिवली परमिएबल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है। इसको सिलेक्टिवली परमिएबल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये सेल की आउटर कवरिंग होती है। अगर कोई भी सेल के अंदर बैक्टीरिया वायरस जाता है तो उसको जाने से ये रोकती है और जितना भी आपका सेल के लिए इम्पॉर्टेंट यानी सब्सटेंस होता है उसको जाने देती है, और अगर कोई सेल के लिए इम्पॉर्टेंट यानी सब्सटेंस नहीं होता है तो उसको ये रोक लेती है। इसको कहा जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। इसमें लिखा है जो कुछ निश्चित सब्सटेंस को ही आर पार जाने देती है। यानी जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है ये कुछ निश्चित सब्सटेंसेस को ही आर पार जाने देती है और यह सेल की इनर एंड आउटर सरफेस में बैरियर का वर्क करती है। यानी ये इनर बैरियर भी बनाता है यानी अंदर की तरफ भी प्रेजेंट होता है और आउटर यानी बाहर की तरफ भी प्रेजेंट होता है। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यह मुख्यतः प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यह प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। यानी जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसको बाइलेयर क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं इसलिए इसको कहा गया बाइलेयर, यानी बाइलेयर की बनी होती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसकी थिकनेस यानी मोटाई 7 से 10 नैनोमीटर तक होती है इसकी जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और इसमें प्रोटीन 52% लगभग प्रेजेंट होता है और लिपिड लगभग 48% तक प्रेजेंट होता है। तो यह आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपने देखा। फिर उसके बाद बात करते हैं इसका एक मॉडल है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है आपका, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है इसके लिए एक मॉडल दिया था। और किसने मॉडल दिया था, कौन सा मॉडल है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये आपके एग्जाम में अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं। अगर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आप थोड़ा सा इंट्रो देंगे, फिर उसके बाद इसका जो मॉडल है फ्लूइड, जो आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन, यानी 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये मॉडल दिया था। तो इसमें क्या बताया था इन्होंने, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था और इस मॉडल को सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। और इस जो मॉडल आपका दिया गया था ये कब दिया गया था, 1972 में ये मॉडल दिया गया था। यह मॉडल बताता है कि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। यानी जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है यह फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है और फॉस्फोलिपिड एक प्रकार का फ्लूइड है जिसमें जो प्रोटीन है वह फ्रीली मूव कर रही है। यानी जो फॉस्फोलिपिड है उसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वह फ्रीली यानी तैर रही है, यानी उसमें मूव कर रही है। और उसके बाद इसमें जो प्रोटीन है वह मोज़ेक यानी पैटर्न में अरेंज होती है। मोज़ेक पैटर्न यानी राउंड शेप में अरेंज होती है। जो मोज़ेक पैटर्न होता है उस शेप में ये अरेंज होती है जो प्रोटीन होती है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इसको हमने प्रीवियस में भी अभी बताया है। और इससे स्मॉल मॉलिक्यूल ही पास हो पाते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, इससे केवल स्मॉल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ही केवल यानी पास हो पाते हैं, सेल के अंदर जा पाते हैं। तो दोस्तों इतना आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, उसका जो मॉडल है उसके बारे में बात की। अब आपके सामने एक स्क्रीन लगा हुआ है, यानी आप इसका स्ट्रक्चर को देख सकते हैं।
देखिए ये स्ट्रक्चर आपका जो है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लगा हुआ है। इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। अगर आप इसको बनाना चाहें तो इसको बना लें, अपनी नोटबुक पर बना लें, और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हैं तो आपको पीडीएफ में स्ट्रक्चर मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार का आपका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें दोस्तों जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है यानी जो सरफेस पर प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है यानी पेरिफेरल प्रोटीन, यानी जो सरफेस पर प्रेजेंट होता है। और इसमें प्रेजेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन यानी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके ऊपर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाती है। और ग्लाइकोप्रोटीन का वर्क क्या होता है? ये नेम प्लेट का वर्क करती है, यानी कोई भी सेल है उसको नेम देने का वर्क करती है। और उसके बाद इसमें इंटरनल सरफेस यानी प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, यानी जो इंटरनल सरफेस पर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और उसके बाद जो भी प्रोटीन आर पार हैं, देखिए यहाँ पर लेयर पर अगर कोई प्रोटीन आर पार हो जाती है तो उसको कहा जाता है इंटीग्रल प्रोटीन। और इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, यानी इसमें 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं। एक देखिए ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, एक नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आप इसको देख सकते हैं और अपनी कॉपी पर बना सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ सेल, यानी ये सेल को प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है, यानी जो भी यानी अदर सब्सटेंसेस आते हैं उनको जाने से रोकती है, तो उसको यानी सेल को प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है। और पॉइंट नंबर सेकंड है टिश्यू फॉर्मेशन, यानी सेल मेम्ब्रेन टिश्यू के निर्माण में भी हेल्प करती है। यानी जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ाएंगे वो आपका टिश्यू वाला पढ़ाएंगे। तो दोस्तों सेल मेम्ब्रेन जो होती है वह टिश्यू के निर्माण में भी हेल्प करती है। और इसका थर्ड वाला फंक्शन क्या है? ये सेल को शेप प्रोवाइड करने का वर्क करती है, क्योंकि ये आउटर कवरिंग होती है तो सेल को शेप प्रोवाइड करने का वर्क भी करती है। और उसके बाद सेल एंड सेल के कंपोनेंट को बाहरी इन्वायरमेंट से बचाने का वर्क करती है, जो बाहर का इन्वायरमेंट है वहाँ से बचाने का वर्क भी करती है। और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है, जो सेल के लिए कंपोनेंट ज़रूरी होता है, यानी जो भी कंपोनेंट सेल के लिए ज़रूरी होता है उसको ही केवल सेल के अंदर जाने देती है, और जो ज़रूरी नहीं होता है उस कंपोनेंट को सेल के अंदर नहीं जाने देती है, सेल को प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है। तो इस प्रकार से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला टॉपिक आपका यानी समाप्त हुआ। उसके बाद बात करेंगे हम न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, और जितने भी आपके सेल के कंपोनेंट हैं सभी कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होता है? देखिए दोस्तों जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है यानी जो बीच में प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और इसको यानी सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, यानी रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी और जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। और ये सेल के अंदर सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है, यानी सेल के अंदर जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर पाया जाता है वह आपका न्यूक्लियस होता है। और जो न्यूक्लियस होता है वह सेल को कंट्रोल करने का वर्क करता है, यानी सेल के अंदर बहुत सी क्रियाएं होती हैं उसको जो कंट्रोल करने का वर्क करता है वह आपका न्यूक्लियस होता है। फिर बात करते हैं यानी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, इसको आप देख सकते हैं और इसको बना भी सकते हैं। तो देखिए इसमें न्यूक्लियर पोर होते हैं, यानी जो बीच में खाली जगह होती है यानी वह आपके न्यूक्लियर पोर होते हैं। और इसके अंदर क्रोमेटिन भी प्रेजेंट होता है, यानी डीएनए भी प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो भी यानी लिक्विड प्रेजेंट होता है, लिक्विड भरा होता है, यानी सेल के अंदर जो भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और उसके बाद जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है।
और इसमें नीचे की तरफ लिखा हुआ है न्यूक्लियर इनवलप, यानी जो न्यूक्लियर इनवलप होते हैं वह इसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी न्यूक्लियस के बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है वह न्यूक्लियर इनवलप होता है। हमने जब सेल वाला स्ट्रक्चर समझाया था तो उसमें भी आपको दिखाया था कि न्यूक्लियर जो इनवलप होते हैं वह क्या होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो स्ट्रक्चर है उसकी थ्योरी के बारे में बात करेंगे और फिर फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है उसके बारे में क्या लिखा है, सभी ह्यूमन की सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, यानी जितने भी ह्यूमन है सभी के अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सेल के अंदर कंट्रोल करने का वर्क करता है। यानी जो न्यूक्लियस होता है और जो डीएनए होता है उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का वर्क करता है। और पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी सेल का ब्रेन कहा जाता है यानी न्यूक्लियस को। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है और इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है और इसके अंदर न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं जो ये वर्क करते हैं कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। यानी जो न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं हमने अभी आपको स्ट्रक्चर में दिखाया, उनका क्या वर्क होता है, उनका वर्क होता है कि दोस्तों कौन कौन सा उसके अंदर सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, कौन कौन सा मॉलिक्यूल न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और कौन कौन सा नहीं जाएगा। जिस प्रकार के यानी जो सेल थी उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी उसकी आउटर कवरिंग थी वो सिलेक्ट करने का वर्क कर रही थी, उसी प्रकार से इसके अंदर न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर एक गोलाकार स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। एक जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। तो दोस्तों इतना आप स्ट्रक्चर के बारे में लिख सकते हैं और उसके बाद बात करते हैं फंक्शन के बारे में। तो इसमें फंक्शन क्या है, देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या फंक्शन लिखा हुआ है। ये न्यू सेल के निर्माण में हेल्प करता है, जो न्यूक्लियस होता है ये न्यू सेल के निर्माण में भी हेल्प करता है। और उसके बाद दोस्तों ये सेल की सभी फिजियोलॉजिकल यानी जो भी सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करने का वर्क करता है। ये सेल के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करता है, यानी सेल के अंदर जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको मेंटेन करने का वर्क भी यानी न्यूक्लियस का होता है। और सेल डिवीज़न को कंट्रोल करता है, यानी जो सेल टूट जाती हैं उसको टूटने से बचाता है, सेल डिवीज़न को कंट्रोल करने का वर्क करता है। और डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम को स्टोर करता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। तो यह हमारी सेल के अंदर डीएनए, आरएनए, राइबोसोम को कंट्रोल करने का वर्क करता है, स्टोर करने का वर्क करता है, राइबोसोम का प्रोडक्शन करता है। यानी जो राइबोसोम बनते हैं उनके प्रोडक्शन में भी आपका जो न्यूक्लियस होता है वह हेल्प करता है। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट होता है न्यूक्लियस वाला टॉपिक, जिसमें आपने न्यूक्लियस का इंट्रो देखा, उसके बाद स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर की थ्योरी देखी, फिर उसके बाद उसके जो भी फंक्शन होते हैं उसको आपने देखा। फिर आपका एक टॉपिक और है साइटोप्लाज्म, यानी सेल के अंदर जितना भी यानी जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। यानी तो इसको आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा है इसमें, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो सेमी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। दोस्तों इसको सेमी फ्लूइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाटर से थोड़ा गाढ़ा होता है, तो इसलिए सेमी फ्लूइड कहा गया इसको। तो जो न्यूक्लियस होता है और जो सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस यानी बीच में प्रेजेंट होता है और सेल मेम्ब्रेन आपकी सबसे आउटर कवरिंग होती है, तो उसके बीच में जो भी सेमी फ्लूइड भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और उसके बाद अलग अलग ऑर्गेनेलीज, जो आपके अलग अलग ऑर्गेनेलीज होते हैं इसके बीच में प्रेजेंट होता है, यानी जो भी आपके राइबोसोम्स हो गए और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और आपके अलग अलग यानी लाइसोसोम हो गए, इनके बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको ही साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें हमने लिखा है अलग अलग ऑर्गेनेलीज
इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गए, लाइसोसोम हो गए। ये सभी कंपोनेंट्स आपके इसमें पाए जाते हैं। और उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। साइटोप्लाज्म 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर 3 मेन कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। एक तो आपका हो गया साइटोसोल, एक हो गया आपका ऑर्गेनेलिस, और उसके बाद आपका इंक्लूजन हो गया। तो आपके 3 कंपोनेंट होते हैं जिसको मिलाने पर आपके जो है साइटोप्लाज्म बन जाता है। और इसमें नीचे की तरफ पॉइंट लिखा है, साइटोसोल जो होता है जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसके बीच के अदर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं। यानी वही बात इसमें भी लिखी है, जो आपके अदर कंपोनेंट होते हैं वह इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से आप साइटोप्लाज्म को लिख सकते हैं। साइटोप्लाज्म को समझना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपको बस इतना ही समझना है, सेल के अंदर जो भी लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसमें सभी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वह आपका होता है साइटोप्लाज्म। तो उसके बाद दोस्तों इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शन है। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, बॉडी की सेलुलर रिएक्शन में, एंजाइमेटिक रिएक्शन में साइटोप्लाज्म हेल्प करता है। यानी बॉडी के अंदर जो भी सेलुलर रिएक्शन होती हैं, जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं, उसमें साइटोप्लाज्म हेल्प करता है। और ये सभी रिएक्शन साइटोसोल के अंदर ही होती हैं। यानी जो साइटोप्लाज्म होता है ये सभी रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। और पॉइंट नंबर 2 है, ये सेल की ग्रोथ के लिए जगह प्रोवाइड करता है। यानी सेल को ग्रोथ करने के लिए ये स्पेस प्रोवाइड करता है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है, ये न्यूट्रिएंट के डिस्टर्बेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यानी न्यूट्रिएंट के डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो न्यूट्रिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के पास जो न्यूट्रिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके यानी ट्रांसफ़र में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो साइटोप्लाज्म होता है। और ये विभिन्न न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स के मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यानी जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वह सेल के अंदर जो मूव करते हैं उसके मूव होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये आपका होता है साइटोप्लाज्म। तो दोस्तों जितने भी आपके सेल के कंपोनेंट हैं, जितने इस वीडियो में हमने आपको समझा दिए हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके बचे हुए कंपोनेंट्स को बताएंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।